शिवी के ये कहे जाने पर कि वह राजवंश फैमिली की बेटी है, सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। शिवी ने एक नॉर्मल सा कपड़ा पहना हुआ था जिससे लोग शिवी को चोर समझ लेते हैं। ये बात तो थोड़ी अजीब थी कि शिवी के ये कहने पर कि वह राजवंश फैमिली से है, वह इस बात की कंफर्मेशन नहीं करते हैं। पर जिस हिसाब से अचानक लोग इस पर झपट्टा मार लेते हैं, ये कुछ अलग ही बयां कर रहा था। शिवी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम सभी को मेरी बातें का विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने दिए हुए रसीद का तो विश्वास है ना, मैं उसको यहीं पर रखी हूं, उसको देख लो, जो तुम लोगों ने खुद राजवंश फैमिली को दिया था। ये बोल पीछे मुड़ती है रसीद देखने के लिए, पर रसीद वहां पर नहीं होता। ये देख वह घबरा जाती है और बोलती है, एक मिनट, मैंने तो यहीं पर तो रखा था। उसकी यह बात सुन सभी मुस्कुराने लगते हैं और रश्मिका उसे व्यंग्यात्मक तरीके से बोली, ओहो, तो मैडम की चोरी पकड़ी गई तो तुम यहाँ पर नाटक करने आ गई? कहाँ है रसीद? तभी वह काउंटर पर खड़ी लड़की को देख बोलती है, क्या तुमने कोई रसीद देखा? वह लड़की ना में सिर हिलाती है। ये देख शिवी गुस्से में चिल्लाती है, दिमाग सही है तुम्हारा, मैंने तुम्हें रसीद देकर ही यहाँ से यह बॉक्स ले जाना चाहा। रश्मिका बोलती है, तुम्हारा दलील यहाँ काम नहीं करेगा, मैनेजर कॉल द पुलिस। शिवी गुस्से में, तुम्हें पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हें इसके ऑनर से ही बात करवा देता हूँ। ये बोल वो अपना फोन ढूंढने लगते हैं। तभी उसे अचानक याद आता है कि वो पृथ्वी के साथ तो तुरंत ही चली आए। अब ये सब देख उसको रोना आने लगा। उसे अजीब सा लग रहा था कि यह क्या हो गया है, पर फिर भी वो हिम्मत कर बोली, देखो, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना फोन घर पर भूल आई हूँ, पर जो इसका ओनर है तुम उससे खुद बात कर सकती हो। ये सुनते ही रश्मिका गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, तुम हमारा यहाँ सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर रही हो और कुछ नहीं, और तुम ये जो भी कर रही हो ना, ये सब ठीक नहीं है। रही बात की तुमने रसीद लाया था तो मैं अभी सीसीटीवी कैमरा पर चेक करती हूँ, लेकिन अगर मैंने इसके ओनर को फोन किया, अगर यह पता चला हमको कि उनकी डायमंड नेकलेस को मैंने किसी और के हाथ लगने दिया है, ये बात सुन हमारी मॉल खतरे में आ सकती है। शिवी मन में सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सभी जानबूझकर बात को इतनी बढ़ा रहे हैं। वह उसके आगे कुछ कह पाती तभी सीसीटीवी कैमरा उसके सामने आता है और सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखता है कि शिवी काउंटर के पास आती है और वहां से बॉक्स को उठाकर ले जाने लगती है। ये देख तो शिवी का खून सूख जाता है और वो चिल्लाकर बोली, तुम सभी ने सीसीटीवी कैमरा से छेड़खानी की है, उसके साथ जरूर कुछ गलत किया गया है और तुम सब मुझे जानबूझकर नीचा दिखा रहे हो। पर उसकी कोई नहीं सुनता। कुछ देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख शिवी को घबराहट सी महसूस होने लगती है। तभी रश्मिका कहती है, इंस्पेक्टर साहब, आपके एसीपी नहीं आए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर, जिसका नाम राधे था, वह बोलता है, मैडम आखिर बात क्या है? और एसपी सर हर जगह ऐसे ही छोटे मोटे केस पर घूमते फिरते नहीं रहेंगे। तभी वो शिवी की तरफ इशारा करती है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसका मूल्यांकन कर इंस्पेक्टर राधे उसे पकड़कर ले जाने लगता है। तभी शिवी गुस्से में कहती है, तुम्हें मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। राधे बोलता है, ओहो, तो मैडम को चोरी भी करना है और यहाँ पर उल्टा मेरे ऊपर बरसना भी है, क्या दिन आ गए हैं पुलिस के। शिवी कुछ नहीं बोलती है और पुलिस के साथ जाने लगती है। तभी शिवी पीछे रश्मिका को देख अपनी हाथ दिखाते हुए, जस्ट वेट एंड वॉच, में कौन हूं तुम्हें इसका अंदाजा अच्छे से हो जाएगा और तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू करो, तुम्हें मैं पूरा बर्बाद ना कर दी तो मेरा भी नाम शिवी राजवंश नहीं। ये बोल अपने आंसू को रोकते हुए वह वहां से चली जाती है। शिवी के जाते ही रश्मिका किसी को फोन कर बोलती है, सर आपका काम हो गया, जैसा आपने कहा था मैं वैसा ही किया। उधर से कोई आदमी जो कि कुर्सी पर बैठा था और फाइल में कुछ देख रहा था, वो बोलता है, गुड वर्क। ये बोल वो फोन कॉल कट कर देता है और फिर वो इंसान बोलता है, तुमसे मैं अपना बदला आदित्य लेकर रहूंगा। तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें वह नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, उसकी सजा तो तुम्हारी बहन भुगतेगी। वही कपूर विला पर आन्या की कार वहां पर रुकती है। गाड़ी रुकते ही सुधा जी बाहर आती है तो वहां पर आन्या और कीर्ति बाहर निकलते हैं और साथ में माया भी निकलती है। माया को देख सुधा मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे माया, तुम भी आने वाली थी? तो माया, तो क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? सुधा ये सुनते ही एक पल लिए चुप हो जाती है। उसे इस तरह तेज बोलना ना जाने क्यों किसी की याद दिला दी, पर वो मुस्कुराते हुए अपने आप को रोकते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए। ये बोल वो अंदर चली जाती है और माया सारे सामान को उठा और आन्या भी कुछ सामान को उठा अंदर जाती है। तभी सुधा जी अंदर से एक मेड को आवाज लगाती है और वह मेड आरती की थाल लाकर सुधा को देती है तो सुधा उन दोनों की आरती करती है। फिर कीर्ति को अंदर आने के लिए बोलती है। दोनों ही झुककर सुधा जी का पैर छूती है। तभी मारिया भी अपने कदम अंदर रखती है। अंदर कदम रखते ही वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक गहरी सांस लेकर सामान पर अपनी पकड़ कसते हुए अंदर जाती है। अंदर जाकर वह एक नजर चारों तरफ घर को देखती है। घर काफी खूबसूरती से बनाया गया था। घर को देखते देखते ही अचानक उसके हाथ काम से जाते हैं। तभी आन्या कहती है, क्या हुआ माया आंटी, चलिए। माया खुद को संभालते हुए अंदर चली जाती है। तभी आन्या सुधा से पूछती है, माँ पापा कहाँ है?
सुधा बोलती है बेटा वह किसी काम से बाहर है, शाम तक आ जाएंगे और शाम को कुछ मेहमान भी आने वाले हैं और सारा काम तुम सबको ही संभालना है। आन्या हाँ में सिर हिलाती है। तभी कीर्ति उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है दीदी आप सिर तो ऐसे हिला रही है जैसे आप जाकर सारा काम कर लेने वाले हैं। ये सुनते ही आन्या उसे घूरते हुए बोलती है मुझे काम करने नहीं आता इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तेरी सब्जी काटती हूँ, तेरा आटा गूंथती हूँ, तेरा सब्जी चलाती हूँ, तेरा मसाला पिसती हूँ, ये काम नहीं है। आन्या की बात सुन सके मुस्कुराने लगते हैं। वही आन्या आशिमा के रूम में जाती है तो देखती है आशिमा कपड़े कुछ समेट रही थी। ये देख आन्या दौड़कर आशिमा को पीछे से गले लगा लेती है। यह महसूस करते हैं आसिमा मुड़कर उसको गले लगा उसके सर को चूमते हुए बोली कैसी है तू। आन्या मुस्कुराते हुए मैं ठीक हूँ दी आप कैसे हो। फिर अचानक अपने शब्दों को सही करते हुए दी नहीं आप तो अब भाभी भी बन गई हो। ये सुनते ही आशिमा आंखें दिखाने लगती है। यह सुनते ही आन्या दांत दिखाते हुए सच में हमारा रिश्ता कितना बदल गया ना। हमें कल को पता ही नहीं था कि हमारे पास एक भाई भी है और देखो ना आपकी उनसे शादी भी हो गई। पर एक बात है काफी ज्यादा खड़ूस और डरावने हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी वह किसी से इतना प्यार कर सकते हैं। तभी आन्या कुछ सोचते हुए वैसे वह हमारे भाई हुए तो आपके भी तो भाई होंगे। ये सुनते ही आशिमा उसे अजीब तरह से उसको देखने लगती है और वही सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी सुधा जी अंदर आते हुए नहीं वह उसका भाई भी लग सकता है और नहीं भी। आन्या पूछती है वह कैसे। सुधा बोली मेरी सगे भाई का बेटा है इसका मतलब एक तरीके से उसका तुम्हारा और कीर्ति से सगा हुआ। लेकिन आसिमा मेरे देवर की लड़की है इस हिसाब से अगर ऐसा रिश्ता बना होता तो वह भाई मान भी सकती थी और नहीं भी। आन्या हाँ में सर हिला देती है। तो सुधा जी आसिमा से बोलती है बेटा कुछ मेहमान आने वाले हैं। आशिमा कुछ देर में आने का बोल देती है। अल्पविराम। वहीं दूसरी तरफ आदित्य किसी मीटिंग में था और उसका फोन नीचे था जो कब से बज रहा था और फोन रिसीव नहीं हो रहा था। तभी वीर का भी फोन बजता है तो आदित्य वीर को घुरता है तो वीर फोन को बंद कर देता है क्योंकि इस समय उनकी गारमेंट्स कंपनी का इसमें डिस्कस हो रहा था जो उन्हें दूसरे रुसिया में हैंडमेड कपड़े भेज रहे थे और यह काफी बड़ी डील थी। वीर देखे अपने मोबाइल को बंद कर देता है और आदित्य उस डील को देखने लगता है जहां पर प्रेजेंटेशन चल रही थी और कुछ नए नए कपड़े के डिजाइन चल रहे थे। अल्पविराम। वहीं दूसरी तरफ लॉकअप में शिवी बंद थी और उसका रो रोकर बुरा हाल था। वहां पुलिस वाले को आदित्य का नंबर और वीर का नंबर बताती है जो कि उसे याद था पर किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। अब पुलिस वाला भी गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए ए लड़की देखो हमसे झूठ बोल बोलकर बरगलाओ मत और हमें परेशान मत करो। शिवी चुपचाप वहीं पर बैठ जाती है और अपने मन में मुझे जरूर किसी ने फंसाने की कोशिश की है बस एक बार उस इंसान का पता चल जाए फिर बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूं। अल्पविराम। वही पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला बाहर निकलकर किसी को कॉल कर बोलता है सर वह लड़की काफी ज्यादा रो रही है और पूरे पुलिस स्टेशन को अपने सर पर उठा रखा है। आए न जाने कौन कौन सी जंगली भाषा में सबको गालियां दे रही है। उधर से एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा पानी पी रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं और वह थोड़ा गुस्से में बोलता है तुम सब मुझे छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन कर रहे हो जो काम दिया है वह काम करो और एक बात इस बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए ये काम तुम्हें किसने करने के लिए दिया है। वह पुलिस वाला फोन रख देता है। तभी वह आदमी जो कोई और नहीं शिवाय ओबरॉय था वह गुस्से में अपने गिलास को पटकते हुए बोलता है पहली बार आदित्य मुझे तेरा खून करने का मन कर रहा है। जब मैं पहली बार उससे प्यार किया तो वह तुझे प्यार कर रही थी और अब जब मैं फिर से किसी से अपना दिल लगाया तो तूने उससे शादी कर ली और यह बात तू ऐसे छुपा रहा है जैसे किसी को पता ना चलेगा पर अफसोस मुझे पता चल गया है और मैं उसे तो नहीं पा सकता पर तेरी बहन को अपने प्यार के झांसे में लेकर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद ना की तो मेरा नाम बदल देना। केडी जिसने शिवाय को आन्या से शादी करने का लालच देकर अपनी फायदा के लिए आदित्य के खिलाफ खड़ा करना चाहा था। बाद में केडी ने ही उसे आन्या से दूर रहने को बोला। जब इसकी वजह शिवांश पूछता है तो वह बताता है कि आन्या की शादी हो चुकी है और यह सुनते ही तो शिवाय का खून खौल उठता है पर वह उसे उस समय कुछ नहीं बोलता। बहुत पता लगाने पर उसे यह बात पता चलती है कि आन्या ज्यादातर आदित्य के घर आना जाना होता है। तभी उसने अपने कुछ सोर्स बाहर लगे इससे वह पता चला कि आदित्य और आन्या एक साथ रहते हैं यानी कि आन्या की शादी आदित्य से हुई है। ये बात शिवाय को बर्दाश्त नहीं होती है। अगर आन्या की शादी किसी और से हुई होती तो वह एक पल के लिए कुछ नहीं कहता पर उसकी शादी उसके दुश्मन से हुई थी यह बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इसलिए उसने शिवी को टारगेट बनाया। कपूर हाउस। इस समय शाम का वक्त हो चला था। आशिमा, आन्या और कीर्ति तीनों ही मिलकर किचन में सभी डिश को बना रही थी। अभी उन्हें ये पता तो नहीं था कि कौन आने वाला है पर आन्या और कीर्ति को इस बात का आभास था तो वही आशिमा उन सभी की हेल्प कर रही थी। वही माया वॉशरूम के बहाने सारे घर को देख रही थी। उस घर को देखते हुए उसके आंखों में नमी थी। वह हर चीज को छू छू कर देख रही थी जिसे सब बहुत सलीके से सजाया गया था।
तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ माया? माया थोड़ा परेशान होकर फिर अपने आप को संभाल कर पीछे देख बोलती है, सुधा आपका घर बहुत अच्छा है, कितनी खूबसूरती से आपका घर बनाया गया है। सुधा मुस्कुराते हुए, हाँ ये किसी की पसंद है जिसको हम सभी ने सहेज के रखा है। माया उसके आगे कुछ नहीं पूछती, तभी सुधा बोलती है, माया आप यहाँ पर अपने घूंघट हटा सकती हैं। माया मुस्कुराते हुए, जिस दिन मुझे समझ आया उसे दिन मैं अपना घूंघट खुद हटा दूंगी, यह बोल चली जाती है। उसे जाते देखा सुधा पीछे से बोलती है, न जाने क्यों आप मुझे किसी की याद दिलाती हैं। आपकी बात करने का तरीका, तेवर में एक वही रुआब है, पर मुझे लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ये कह वह चली जाती है। उसे आलोक जिसे कुछ बात करना था और मुझे अचानक घर में आए, फिर वह चले भी गए थे और सुधा को उनसे कुछ जरूरी बात करना था। वही किचन में आशिमा और आन्या दोनों ही कीर्ति को टीज कर रही थी। इस समय दोनों के ही निशाने पर कीर्ति सधी हुई थी। आशिमा कीर्ति को चिढ़ाते हुए, तो मैडम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम दोनों की अपने मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? कीर्ति शर्मा सी जाती है, तभी आन्या बोली, ओहो अब तो मैडम को बड़ी शर्मा रही है, और सुबह सुबह जो देर उठा जाता है उसमें शर्म नहीं आती है। ये सुन कीर्ति बेलन उठाकर आन्या को दिखाते हुए, दी आप मुझे ज्यादा टीज नहीं करोगी? आन्या, अच्छा जी मैं टीज ना करूं, आप इतने बड़े बड़े कांड करो और मैं टीज भी ना करूं। ये सुन कीर्ति उसे दौड़ाती है तो वह आशिमा के पीछे छुप जाती है। तभी आन्या आशिमा से बोली, दी आपको पता है मैडम को सुबह चला भी नहीं जा रहा था। ये सुनते ही आशिमा अपनी आंखें बंद कर देती है। उसे अपने और अधीरा के साथ बिताया हुआ पल याद आता है, जब सुबह उसे काफी दर्द सा फील हुआ था। ये सोच अपने सर को झटकते हुए आन्या से बोली, आन्या तू उसे टीज मत कर, वैसे भी डोमिनेटिंग तो देखने में आदित्य भी कम नहीं है, या फिर यह कहूं कुछ ज्यादा ही है। तो तू बता वह कैसे है? वो तेरे साथ बेडरूम में, एक बिस्तर पर, एक पिलो पर, एक साथ, एकदम पास। ये बात आशिमा ने कुछ इस तरह से मदहोशी भरी में बोली थी कि आन्या के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे वह पल याद आने लगता है जब आदित्य उसके साथ होता था। वही कीर्ति और आशिमा उन दोनों की हालत देख जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वहीं आन्या जब अपने होश में आती है तो वहीं पर रखे एक टमाटर को खींचकर उन दोनों पर फेंकती है, पर दोनों ही नीचे झुक जाते हैं क्योंकि वह आन्या के इस आदत से वाकिफ थे। यदि आन्या को किसी बात का जवाब नहीं देना होता था तो वह अपना गुस्सा दिखाने लगती थी और गुस्से में अक्सर अपना सामान ही फेंकती थी। वहीं पुलिस स्टेशन में इस समय अर्जुन वहां पर चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें इस समय लाल और गुस्से से भरी थी। वह सामने पुलिस राधे पर चिल्लाते हुए बोलता है, तेरे को अभी समझ नहीं आता, मैंने कहा उसे बाहर निकाल। तभी रघु घबराते हुए बोलता है, सर देखिए उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है और हमारे एसपी सर अभी आए नहीं है, आप ही बताइए कि हम कैसे उनको रिहा कर दें। तभी अर्जुन गुस्से में, जो अपना गुस्सा ना जाने कब से यहां पर दबा रहा था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वह गुस्से में उठता है और रघु का कॉलर पकड़कर उसको वहीं पर जमीन से उठा देता है। लगता है तेरे दिमाग में कोई बात घुस नहीं रही है, ये बोल वह उसका गला दबाने लगता है। तभी वहां पर 5 से 6 पुलिस ऑफिसर और आ जाते हैं और पीछे से अर्जुन को खींचने लगते हैं, पर किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि वह अर्जुन को खींच सके। वही शिवी अर्जुन को देखकर रोवे जा रही थी, क्योंकि अर्जुन जब से आया था तब से शिवी के आंसू रुक नहीं रहे थे। शिवी के जिंदगी में ऐसी बेइज्जती पहली बार हुई थी। एक तो बिना वजह उसके ऊपर इल्जाम लगा, ऊपर से पुलिस वालों का न जाने कितनी गलत गलत कमेंट्स अपने लिए, यह उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह यहां से भाग जाना चाहती थी पर पॉसिबल नहीं था। तभी एक तेज आवाज गूंजती है, क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ो उसका कॉलर, शायद तुम्हें पता नहीं है एक पुलिस वाले की कॉलर पर हाथ डालने के जुर्म में तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। अर्जुन की पीठ उस इंसान की तरफ थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर एसीपी राठौर, सामने कोई और नहीं शिव राठौर था, वह अंदर आता है। तभी वह अर्जुन के कंधे पर हाथ रख उसे एक झटके में पीछे खींचता है तो अर्जुन का हाथ राधे के कॉलर से हट जाता है, जिससे राधे गहरी गहरी सांस लेने लगता है और वही कुर्सी पर धम्म से बैठ जाता है। वही अर्जुन खुद को खींचे जाने की वजह से उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह पीछे मुड़कर उसे इंसान के मुंह पर एक मुक्का जोर से मार देता है। ये देख वहां सभी की हालत खराब हो जाती है। शिव का चेहरा नीचे झुक जाता है। तभी वह चेहरा जैसे ही ऊपर करता है वैसे ही अर्जुन उसको चेहरा देखकर उसे पहचान तो जाता है और अर्जुन को शिव बोलता है, ओहो तो तुम अपनी गुंडागर्दी यहाँ थाने पर भी दिखाने आ गए, पर मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं यहाँ कोई तुम्हारा अड्डा नहीं है, इसलिए भूलकर भी यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अर्जुन उसे अपने लाल आंखों से घूरते हुए, यदि तुम्हारा ये सो कॉल्ड पुलिस थाना मेरे परिवार के सदस्य पर अपनी नजर भी डालने की कोशिश की तो पूरा तुम्हारा पुलिस थाना का ऐसा नामोनिशान मिटाऊंगा कि तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगी कि यहाँ पर कोई थाना भी था। शिव उसके बाद बात को पॉइंट करते हुए, तुम्हारा फैमिली मेंबर और यहाँ पर दिमाग खराब है तुम्हारा या दिन में ही चढ़ा कर आए हो?
सभी लोग शिव को देखकर हैरान थे कि एक मुक्का पड़ने पर भी शिव सामने वाले से नॉर्मल से बात कर रहा है, पर किसी को क्या पता था कि अर्जुन जो कि शॉर्ट टेम्पर इंसान है, अगर वह उससे बात ना करता तो यहाँ पर पूरा पुलिस थाना युद्ध का मैदान बन जाएगा। क्योंकि सामने आदित्य नहीं है जो मार से ज्यादा पहले बात करता है। तभी अर्जुन सार्कास्टिक तरीके से हंसते हुए, बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम अपना ये भोला चेहरा मेरे भाई के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। तुम मेरी कोई नहीं होते हो। तभी वहां पर वीर आ जाता है। वीर आते ही डेस्क पर 2 पन्ने का फाइल लगभग फेंकते हुए बोलता है, लो, जो तुम्हें चाहिए था वह मिल गया है, अब तुरंत का तुरंत उसे बाहर निकालो। शिव की नजर वीर पर जाती है जिसका चेहरा इस समय कठोर था। वीर अक्सर नॉर्मल रहता था, उसे गुस्सा कम ही आता था। वीर का चेहरा देख शिव को कुछ खटकता है। तभी वह बेल पेपर उठाकर देखता है तो उस पर शिवी का नाम देख उसकी आंखें सख्त हो जाती है, पर वह अपने चेहरे पर कुछ शो नहीं होने देता। तभी बिना चेहरे पर कोई भाव लाए वह राधे को बोलता है, तुरंत बाहर निकालो। राधे उसके चेहरे के भाव को समझ जाता है कि शिव अपने गुस्से को दबा रहा है, पर क्यों, लेकिन ये बात जानने का अभी उसके पास समय का नजाकत नहीं था। आखिर वह कितने साल उसके साथ था। तभी राधे अपने गले को पकड़ते हुए जाकर चाबी खोलता है और शिवी को बाहर आने के लिए बोलता है। शिवी बाहर जैसे ही आती है वैसे ही जाकर सामने अर्जुन से लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके चेहरे की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उसे 1-2 थप्पड़ मारा गया है और ये थप्पड़ से उसके गाल सूज गए थे। शायद ये थप्पड़ रश्मिका के मारने की वजह से था। 3-4 घंटे से रोने से उसके चेहरे का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया था। अर्जुन उसे चुप कराता है। तभी अर्जुन शिव का चेहरा देख जैसे ही कुछ बोलने वाला आता है वैसे ही वीर उसके कंधे पर हाथ रख बोलता है, अर्जुन बाद में बात करते हैं, और अर्जुन को वहां से निकलने को बोलता है। अर्जुन एक नजर सभी को देख वहां से शिवी को लेकर निकल जाता है। जाते जाते शिवी एक बार आंसू भरी आंखों से पीछे शिव को देखती है और फिर वहां से निकल जाती है। वही वीर जाकर शिव के सामने खड़ा होकर बोला, बिना किसी गलती को मेरी बहन को अरेस्ट किया गया। उसके ये बार बार कहने पर भी उसकी गलती नहीं थी, उस पर झूठा चार्ज लगाकर उसे जेल में भेजा गया। उम्मीद करता हूं कि तुम जड़ तक जाओगे कि आखिर बात क्या है, नहीं तो यदि मैं अपनी जानने पर आ गया तो शायद तुम लोगों का यहाँ पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये कह वीर वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद शिव गुस्से में चिल्लाता है, राधे राधे। डर कर उसके सामने खड़ा हो जाता है तो शिव बोलता है कि शिवी को यहाँ पर क्यों लाया गया था। वहीं दूसरी तरफ राजवंश हाउस में इस समय सभी लोग परेशान थे। विभा का तो रो रो कर बुरा हाल था। कुछ घंटे पहले जब पृथ्वी जी घर पर आते हैं तो विभा शिवी के बारे में पूछती है तो वह बताते हैं कि उन्होंने तो शिवी को कब का छोड़ दिया था और किसी काम की वजह से चले गए थे। और फिर जब वह वापस ज्वेलरी के पास गए तो वहां पर शिवी नहीं थी और वह ज्वेलरी बॉक्स को लेकर आ गए। ये सुनते ही विभा का दिल घबरा जाता है। पहले तो वह सोचती है हो सकता है वह आ जाएगी, पर लगभग 3 से 4 घंटा बीत जाने पर वह शिवी का फोन नहीं लगता है क्योंकि फोन घर पर था। शिवी को एक बार फिर से खोने का डर उनके अंदर बैठ जाता है। पृथ्वी उन्हें काफी समझाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। तभी राघवेंद्र जी पर कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करती है, उससे बात कर फोन रख देते हैं। वो विभा से बोलते हैं, बेटा शिवी मिल गई है, वो आ रही है। ये सुन विभा की आंखों से फिर से आंसू गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस। इस समय रात के 7 बजे बज रहे थे। सभी काफी देर से आने वाले मेहमान का इंतजार कर रहे थे। तभी घर की बेल बजती है। कीर्ति जाकर दरवाजा खोल देखती है तो सामने खड़े इंसान को देख वह हैरान हो जाती है, पर अगली पल चेहरे पर मुस्कान लाते हुए वो सामने वाले शख्स को नमस्ते करती है। सामने कोई और नहीं केडी खड़ा था। वो उसके सर पर एक हाथ रखता है और झुककर उसके माथे को चूम लेता है। कीर्ति मुस्कुरा देती है तो केडी अंदर आता है। केडी को देख प्रकाश जी, जो कब से आलोक के समझाने पर शांत हुए बैठे थे, वो फिर से उबल जाते हैं और उनका उबाल बाहर आता कि सुधा जी उन्हें घूरकर देखती है तो वह शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि सुधा और आलोक ने काफी ज्यादा प्रकाश को समझाया था और प्रकाश इस बात के लिए राजी भी हुआ था। प्रकाश का ऐसे चेहरे का रिएक्शन देख केडी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वही पीछे से जानवी अंदर आती है और अंदर आते ही वह सुधा जी की दौड़कर गले लग जाती है। बुआ सुधा जी उसके माथे को चूमते हुए उसके सर पर प्यार से सहलाती है। वही आशिमा और आन्या वहीं पर थे। आसिमा देख हैरान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। तभी केडी की नजर आशिमा पर जाती है। आशिमा को देख वह उसके चेहरे की दुविधा को समझते हैं। वह उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, अगर तुम आशीर्वाद नहीं मिलेगी तो भी मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही आशिमा शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लेती है और झुककर उनके पैर छूती है। वह उसके सर को थपथपा देते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आए तभी प्रकाश, जो कब से चुपचाप शांत होकर बैठा था, वह आखिर में फूट पड़ता है और बोलता है, केडी, नाम तो तुमने अपना माफियागिरी में बहुत अच्छा बनाया है, पर क्या तुम मुझे इस बात की सिक्योरिटी दे सकते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ सुरक्षित रहेगी?
क्योंकि ना मुझे तुम्हारे पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे उससे बेटे पर, वह बेटा जिसे यहाँ बुलाने पर भी उसे समय की कदर नहीं है। केडी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रकाश। मेरा बेटा वह आग है जिसके लोग आसपास भी जाने से डरते हैं और वह अपनी छांव में आशिमा को कभी भी कोई नहीं आने देगा। इतना तुम मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। तभी प्रकाश तिरछी मुस्कुराहट के साथ उसके घाव को दबाते हुए बोलता है, वैसे एक समय तुम भी शेर बनते थे कि तुम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, तो आखिर तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा पाए। ये सुनते ही वह जो चम्मच पड़े हुआ था उससे प्रकाश जाता है और बोला, प्रकाश अपनी लिमिट में रहो, जो बात नहीं जानते हो उसे बात को खुरोदने की कोशिश मत करो। कपूर हाउस। केडी और प्रकाश दोनों के बीच की बहस बढ़ते देख आलोक जी बोलते हैं, तुम दोनों शांत रहो, हम यहाँ पर सिर्फ आशिमा की बात करने के लिए बुलाया है तुमको। और प्रकाश, तुमको मैंने कितना समझाया है, उसके बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। प्रकाश जी चुप हो जाते हैं। तभी बाहर से एक आवाज आती है, आखिर है तो आपके भाई ही, तो हरकतें भी तो आप ही की जैसे होगी, जिद्दी। यह आवाज सुनते ही आलोक जी का गुस्सा तो काफी चढ़ जाता है और वो खुद को शांत कर रहे थे। बाहर से आदित्य वीर अंदर आते हैं। उन दोनों को देख आलोक जी कुछ बोलते नहीं, आखिर उन्होंने ही तो इनवाइट किया था। तभी उन्हें याद आता है, इस रस्म के हिसाब से वीर को यहाँ आना चाहिए था। ये सोच ही उनके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। आन्या और कीर्ति दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल हो जाती है, पर आन्या अपने चेहरे के स्माइल को छुपा लेती है, पर वो आदित्य की नजरों से बच ना सकी। तभी आलोक जी टोंट मारते हुए, वैसे तुम्हारा अभी 2 गैंग रह गया है, वैसे तो तुम चारों साथ चलते हो। तभी पीछे से अधीरा आते हुए बोला, जहां जरूरत होगी हम साथ ही पाए जाएंगे फूफा जी। अपने लिए फूफा सुन वह अधीरा को घूरने लगते हैं। अधीरा को देख आशिमा के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अधीरा इस समय ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर उसके चेहरे की वह कट का निशान किसी को भी डराने के लिए काफी थे। तभी जानवी भी वहां पर अधीरा को देख खुश होते हुए बोलती है, भाई आप आ गए। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी सुधा बोलती है, पहले तो तुम सब हाथ धो लो। ये सुनते ही सभी उठते हैं और कीर्ति जाकर सभी के हाथ को धुलाती है। सभी हाथ धुल जाकर बैठकर डिनर करने लगते हैं। किचन से माया निकालकर गरम पुरिया लाकर उन सभी के सामने रखती है और सारा खाना अब तक आ चुका था। तभी सुधा बोलती है, माया आप भी आकर बैठ जाइए। माया बोलती है, पर मैं कैसे? सुधा, जब आपको राजवंश फैमिली अपनी फैमिली मानती है तो उनकी फैमिली की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी आन्या जो सुधा के पास बैठने जाती है, पर उसके बगल में कीर्ति बैठ जाती है। सुधा जाकर दूसरी साइड में एक कुर्सी खाली थी और उसके बाद आदित्य बैठा था। आन्या को ना चाहते हुए भी वहां पर जाकर बैठना पड़ता है। आन्या बैठकर जैसे अपनी थाली में खाना परोसती है, वैसे ही आदित्य उसके कान के पास आकर बोलता है, लुकिंग सो हॉट माय ब्यूटीफुल वाइफी। ये सुनते ही आन्या के हाथ से उसकी कलछी गिर जाती है। तभी आलोक जी बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? आन्या हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं पापा। आदित्य चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। आन्या को ये सब सुन और देख विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। आखिर ये इस तरह से कब से बातें करने लगे। आदित्य तो काफी सीरियस मूड में रहता था। आन्या के ऐसी हालत देखकर आदित्य को हंसी आ रही थी। तभी आन्या को फिर से अपने पैरों पर कुछ फील होता है। वह जब हल्का सा नजर नीचे कर देखती है तो आदित्य अपने पैरों पर अपने पैरों को चला रहा था। ये सब आन्या के लिए अनएक्सपेक्टेड था और उसे गुदगुदी भी काफी पड़ती थी। इस वजह से वह अजीब सा बिहेव करने लगती है। वह अपने पैरों से आदित्य के पैरों को हटाने लगती है, पर आदित्य इतने नॉर्मल से बैठा था और नीचे उसके पैरों को अपने पैरों में कसकर जकड़ लेता है। आन्या थक हार कर आखिर में चुपचाप डिनर करने लगती है। आन्या को हार मानते देख आदित्य के चेहरे पर मीठी सी स्माइल आ जाती है और कुछ ही सेकंड में चली भी जाती है। माया जो आदित्य और आन्या को कब से नोटिस कर रही थी, वह अपनी नजरें नीचे झुका कर देखती है, तो उन दोनों के हरकत को देख मुस्कुरा देती है। पर उसकी मुस्कुराहट छुप छुप कर देख रहे आलोक को भी दिख जाती है। ना जाने क्यों उन्हें यह मुस्कुराहट कहीं जानी पहचानी से लगती थी। वह मन में बोलते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूं, और शायद काफी नजदीक से यह सोच ही रहे थे कि उनका ध्यान सुधा के फोन से टूटता है, जिनके फोन पर न जाने कब से कॉल आ रहा था और वह उसे बार बार म्यूट कर दे रही थी। ये देख आलोक जी बोलते हैं, क्या हुआ सुधा, किसी का इमरजेंसी फोन होगा, रिसीव कर लो। सुधा हड़बड़ाते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर से एक बार फोन वाइब्रेट होता है। तभी आलोक की नजर सुधा के फोन पर जाती है तो एक अननोन कॉल था। आलोक कुछ पूछते नहीं है, चुप हो जाते हैं। डिनर किसी तरह खत्म होता है। इस बीच आन्या की हालत खराब हो चुकी थी। वह किसी तरह खाना खाती है और तुरंत उठकर किचन में चली जाती है। किचन में जाते ही आदित्य उठकर खड़ा होता है और बोलता है, मुझे कुछ काम है, ये बोल वह जाने लगता है। तभी आलोक उसे रोकते हुए, उधर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है। यह सुनते ही आदित्य उन्हें घूरकर देखता है और मन में बोलता है, मेरे रोमांस में कबाब के हड्डी सबसे बड़े आप हैं।
ये बोल चुपचाप हाल चला जाता है। कुछ देर बाद सभी लोग वहां पर बैठते हैं। तभी वीर बोलता है, पगफेरे की रस्म हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तभी सुधा बोलती है, नहीं बेटा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो सुधा, बेटा आज रात रुक जाए, वैसे भी रात के 10 बजे बज रहे हैं, मेरे हिसाब से सुबह जाना सही होगा, और हमारा घर इतना भी छोटा नहीं है जहां आप रुक नहीं सकते। ये सुनते ही वीर कुछ बोल नहीं पाता और आदित्य को देखता है तभी आलोक टोंट मारते हुए, आपको रुकना है कि नहीं, क्योंकि इन्हें तो आपके आदेश की चिंता है। ये सुनते ही आदित्य गुस्से में बोलता है, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? आलोक बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, ज्यादा बोलने को उतारू हो गया तो अभी तुमसे पहले ये पूछता कि तुम्हें किसने इनवाइट किया है। उन दोनों की बहस बढ़ती कि सुधा बोली, बस करिए, आप लोग कितना लड़ते हैं। उसके बाद वह केडी की तरफ देखकर बोलती है, भाई आप भी आज रुक जाए। आशिमा को अब तक पता चल चुका था कि केड्डा उसे लेने के लिए आए हैं। वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि सुधा उन्हें पहले ही समझा चुकी थी कि उसे एक बार अपने इस शादीशुदा जिंदगी को मौका देना चाहिए और अधीरा को एक बार मौका देना चाहिए। सच तो यही था कि अधीरा उससे प्यार करता था और आसिमा पहली लड़की है जिसे वो अपने पास आने की अधिकार दिया था। आसिमा ये बात अच्छी से जानती थी कि अधीरा उससे प्यार करता है, पर उसका प्यार करने का तरीका और जो पिछले कुछ दिनों में हुआ उसके वजह से हुआ, उसे अधीरा से नफरत से होने लगी। पर वह ना ही सुधा की बात को काट सकती थी, नहीं टाल सकती थी, पर वह ये कभी नहीं भूल सकती थी कि अधीरा की वजह से ही आज उसके पिता उससे बोलते तक नहीं। आदित्य आलोक के सामने एक कार्ड रखते हुए बोलता है, अभी आपने पूछा कि आपने हमें बुलाया नहीं, तो मैं भी बता दूं कि मुझे कोई भी बुलाता नहीं तो मैं किसी के भी यहाँ मुंह उठाकर नहीं आता। पहली बात कि यहाँ मेरी बीवी है तो मैं चाहे जब आ सकता हूँ, और दूसरी बात, मैं राजवंश परिवार की तरफ से आपके लिए इनविटेशन कार्ड लाया था। ये बोल इनविटेशन कार्ड उनके सामने सरका देता है। सुधा उस कार्ड को देखती है तो वह अर्जुन और प्रिया के शादी का कार्ड था, जो आज से एक हफ्ते बाद उसकी शादी की थी और शायद 2 से 3 दिन बाद शादी का फंक्शन शुरू होने वाला था। तभी आदित्य बोलता है, और आपको सब परिवार को हमारे यहाँ की ओल्ड लेडी बॉस कल से ही रहने के लिए बुलाया गया है। तभी आलोक बोलता है, हाँ जरूर, मैं तो आज भी वही रुकता, पर क्या है ना, कुछ जरूरी काम रह गया था। तभी आदित्य बोलता है, आप मेरे यहाँ ही डेरा जमा लीजिए, आखिर मेरे प्यार के दुश्मन जो बने फिरे हैं। वह ये बात थोड़ी तेज से बोलता है जिसे सभी लोग सुन लेते हैं। कुछ देर बाद सुधा सभी को कमरे में सोने का बोलती है। वही आदित्य जैसे ही आन्या के कमरे की तरफ बढ़ता है तो आलोक उसे रोकते हुए बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सभी के लिए गेस्ट रूम रेडी किया गया है, चुपचाप जाकर वहां पर सो जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। आदित्य उन्हें देख चीरते हुए कुछ बोलने वाला होता है कि वीर उससे बोलता है, देख आदित्य, तमाशा मत कर, चल इन्हें बाद में देखेंगे। तभी आदित्य की नजर अधीरा पर जाती है जो उसे आंखों के ही इशारे से कुछ कह रहा था। आदित्य बिना कुछ कहे सुधा के बताए गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। ये देख आन्या को हंसी आ जाती है। वही माया कब से सब कुछ सुन रही थी और देख रही थी, वह मन में यही बोलती है, सुधा तुमने इस घर की बागदार को कितने अच्छे से संभाला है। ये बोल एक गहरी सांस लेती है। तभी वह जाने की होती है कि सुधा बोलती है, माया मैं तुम्हारे लिए भी हमारे रूम की साइड वाला रूम रेडी किया है। माया कुछ नहीं बोलती उस तरफ चली जाती है। वही गेस्ट रूम में इस समय धीरा और आदित्य बालकनी में खड़े थे। आदित्य सिगरेट को पी रहा था, तभी वीर उससे सिगरेट लेकर अपने मुंह में लेकर भी सिगरेट को खींचने लगता है। तभी आदित्य बोलता है, कीर्ति को पता चला कि तू सिगरेट पीता है तो शायद तेरी हालत खराब कर देगी। तभी वीर उसे इग्नोर कर बोलता है, ये बात तेरे ऊपर भी लागू होती है। तभी आदित्य बोलता है, मैं तो वैसे ही बदनाम हूं, थोड़ा और बदनाम हो जाऊंगा क्या ही चला जाएगा, पर तू तो कम से कम सीधा बना रहे। वीर कुछ नहीं बोलता। तभी अधीरा जो चुपचाप खड़ा था, आदित्य बोलता है, क्या अपडेट है? अधीरा आदित्य की तरफ देखते हुए, बॉस वह इंडिया आ गए हैं। ये सुनते ही आदित्य जो वीर से सिगरेट ले पी रहा था वह नीचे गिरा मसलने लगता है और बिना भाव के बोलता है, और क्या खबर है? अधीरा आगे बोलता है, इस बार वह कुछ बड़ा कर रहे हैं और वह उन्हें खोज भी रहे हैं और काफी जोरों से। आदित्य बोलता है, मैंने जो प्लान रेडी किया था उस प्लान को शुरू करो। अधीरा बोलता है, वह मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और प्लान के हिसाब से अधीरा इतना ही बोलता है कि उसकी नजर आदित्य की रेलिंग पर चल रहे उंगली को देखने लगता है और वह चुप हो जाता है। वो एक नजर चारों तरफ घुमाता है, तभी उसकी नजर एक कैमरे पर जाती है। तभी वो एक गिलास उठकर पानी पीने लगता है और अचानक पानी वही सामने रखे सेंटर टेबल पर फूलदान पर गिरा देता है। ये देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मन में बोलता है, तो ससुर जी मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं। कैमरा के खराब होते ही आलोक जी जो अपने कमरे में लैपटॉप के जरिए उन सभी की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, उनके चेहरे पर गुस्सा उतर जाता है और वह बोलते हैं, मैं शायद उसे कम आंक लिया।
ये बोल वो गुस्से में बाथरूम में चले जाते हैं। आलोक को कुछ शंका था और उन्हें लगा कि शायद उन्हें इन तीनों की छुप के बातें सुनने से ही वो पता चल सकता है, पर उनका मिशन अधूरा रह गया। इसलिए उन्होंने तीनों को एक साथ गेस्ट रूम में रहने का बोला था। तभी अधीरा बॉस, लेकिन एक और खबर है। तभी आदित्य उसकी तरफ देखता है तो अधीरा बोलता है, तिलक की हालत खराब है, शायद वह कभी भी दम तोड़ सकता है। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर गुस्सा उभर जाता है और उसके चेहरे की और हाथों की नस गुस्से में उभरने लगती है। ये देख वीर एक कदम पीछे हो जाता है क्योंकि आदित्य का ये रूप काफी भयानक था। आदित्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वो हर हाल में जिंदा चाहिए। मैं उसे रोज इस हालत में देख मुझे एक सुकून मिलता है। वीर हिम्मत कर आदित्य से बोलता है, आदित्य जितना सजा देना था तुम दे चुके हो, इस खेल को खत्म कर। ये सुनते ही आदित्य अपनी नजरें उठा वीर को देखता है तो उसकी गुस्से से लाल आंखें देख वीर सहम सा जाता है। तभी आदित्य बोलता है, कैसे छोड़ दूं वीर? कैसे? जिस इंसान ने मेरी जिंदगी की इज्जत लूट ली। ये सुनते ही अधीरा के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। आदित्य, तुम्हें लगता है मुझे उससे इतनी आसान मौत देना चाहिए? वह आन्या जो कभी मेरे आगे पीछे घुमा करती थी, वह जो कभी झूठ का साया लेकर मुझे अपने पास रखना चाहती थी, पर आज सच के खुलासा होने से आज उसकी फासले मुझसे न जाने कितने दूर हो गए हैं कि वह मेरे पास आने से भी कतरा रही है, और तुम बोल रहे हो कि जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है उसे मैं छोड़ दूं। तभी वीर हिम्मत कर आदित्य के कंधे पर हाथ रख उसे सहलाते हुए बोलता है, आदित्य तुमने मोहित के साथ जो किया। तभी आदित्य गुस्से में वहीं पर रख दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए बोलता है, मैंने नहीं मारा मोहित को। ये सुन वीर हैरान होकर आदित्य को देखने लगता है। तभी आदित्य बोलता है, हाँ मैं मारने वाला था उसे, लेकिन मुझसे पहले उसकी हालत उसने ऐसा कर दी। वीर हैरान होकर, यह क्या बोल रहे हो आदित्य, तुम्हारे चक्रव्यूह को तोड़कर इतना आसान नहीं है कि कोई दूसरा या तीसरा जाकर उसे मार सके। तभी आदित्य रेलिंग पर हाथ कसते हुए, है आदित्य है। तभी वीर बोलता है, कौन? आदित्य, मारिया। ये सुनते ही वीर चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आलोक के कमरे में सुधा जी बालकनी में खड़ी थी और वह काफी परेशान थी। तभी आलोक सुधा को अंदर बुलाते हैं, सुधा अंदर आ जाए, मौसम काफी ठंडा है। सुधा बालकनी का दरवाजा बंद कर अंदर आती है और बेड पर बैठ जाती है। तभी आलोक बेड पर बैठते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों है? सुधा अपनी नजरें चुराते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी आलोक बोलते हैं, मैंने देखा आपका फोन पर किसी अननोन कॉल आ रहा था। सुधा आलोक को देखने लगती है तो सुधा आलोक को देखते हुए बोलते हैं, मैं इंसान की आंखें पढ़ना भी जानता हूँ। मैं भले ही अपनी नौकरी छोड़ दी है, पर मैं इंसान के हर एक रुख से वाकिफ हो जाता हूँ। ये सुनते ही सुधा जी आलोक के गले लग जाती है और रोने लगती है। उनका रोना सुन आलोक जी उनके सर को सहलाते हुए, क्या बात है सुधा, आप इतनी परेशान क्यों है? तभी सुधा आलोक से अलग होकर अपना चेहरा नीचे कर लेती है और अपने और सौरभ के बीच हुई सारे इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताती है कि पिछली रात सौरभ उन्हें घर छोड़ने आया था और उसके बाद उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ आलोक को बता देती है। ये सुनते ही आलोक एक गहरी सांस लेकर सुधा का चेहरा पकड़ ऊपर करते हुए बोलते हैं, तो आपको गिल्ट किस चीज का है? उसे ना रोकने का या खुद को ना रोकने का? सुधा कुछ बोल नहीं पाती है। तभी आलोक उनके हाथ को पकड़कर बोलते हैं, सुधा एक बात हमेशा याद रखना, आपकी हर इच्छा का मैं सम्मान करूंगा। अगर आप उसके पास वापस जाना चाहती हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही सुधा उनके सीने पर कर रख उनके शर्ट को पकड़ते हुए बोलती है, पर मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। ये सुन आलोक जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह भी सुधा को अपनी बाहों में भरते हुए, और मैं भी आपसे दूर नहीं होना चाहता, लेकिन आपकी जिसमें जो खुशी होगी उसमें आप मुझे अपने साथ पाएंगी। तभी सुधा उनकी तरफ देखते हुए, आई लव यू। आलोक मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमते हुए, आई लव यू टू मेरे बच्चों की अम्मा। ये सुनते सुधा खिलखिलाकर हंसने लगती है। सुधा उनके चेहरे पर हाथ रखते हुए, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए, आपका इस तरह से रोने वाला चेहरा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। सुधा उनके गोद में सर रख लेती है तो आलोक उनके सर को सहलाने लगते हैं, पर तभी वह अपनी तिरछी नजरें कर एक बार विंडो की तरफ देखते हैं जहां पर एक परछाई थी। ये देख उनके चेहरे पर तिरछी और कड़वी स्माइल आ जाती है। सुधा और आलोक को इस तरह से एक दूसरे के साथ इतना प्यार से देख बाहर खड़ी हो परछाई के चेहरे पर गुस्सा उतर आता है और आंखों में नमी। वह परछाई अपने कमरे में जाती है। यह कोई और नहीं माया थी। माया अपने सिर से घूंघट उतार फेंक दिया और आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उसे आज सब कुछ भी बिखरा हुआ नजर आता है। माया की सांसें तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर पसीने, आंखों में इस समय अंगारे बरस रहे थे। उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहा था। वह आईने पर एक जोर से मुक्का मारती है जिससे आईना टूटकर बिखर जाता है और उसके हाथों में कांच चुभ जाता है और हाथों से खून रिसने लगता है। खून से लाल हाथ और गुस्से भरी आंखों से उससे टूटे हुए कांच के अंदर अपनी अक्स को देखते हुए खुद से कहती है, क्यों 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 आलोक क्यों?
बहुत बड़े बड़े वादे तुमने किए थे कि तुम मेरे अलावा किसी को अपनी वो जगह कभी नहीं दोगे जो मेरी है। तुम कभी भी मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करोगे। तुम मेरे अलावा कभी किसी को छुओगे नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे रहोगे मरते दम तक। तो ये फिर क्या है? क्या है जो आज तुमने मेरी जगह या फिर उससे भी बड़ी जगह तुमने उसे दे दिया? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। माना कि मैंने गलती की थी, पर मेरी भी मजबूरी थी तुमसे सारी बातें छुपाना। मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम्हारे प्यार के खातिर सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हें ही बचाने के लिए मैं खुद को उस दर्द में झोंक दिया, और तुम अपनी जिंदगी यहां जी रहे हो। ये सब कहते हुए लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने हमेशा चाहा तुम खुश रहो, पर मैं ये कभी नहीं चाहती थी तुम मेरे अलावा किसी और के साथ खुश रहो। कभी नहीं। यहां मैं सिर्फ तुम्हारी होकर रह गई। मेरे पीछे न जाने कितनी नजर मुझ पर अपनी हवस की नजर बनाई रहती है। उसके बाद भी मैं खुद को बचाया। सबसे लड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुम कैसे कैसे आलोक? ये सब बोलते हुए वो वहीं पर बैठ जाती है और खुद के हाथों को लगातार जमीन पर मारने लगती है, जिससे उसके हाथों के कांच और चुभ जाते हैं। वह रोते हुए बोली, क्या एक धोखा मेरे प्यार पर भारी पड़ गया? क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते थे? अब उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह रोने लगती है। जब से तुम्हें देखा तब से ये दिल बेचैन हो गया। तुम्हारे आसपास रहने के लिए उन सभी से दुश्मनी मोल लेकर मैं यहाँ पर आकर तुम्हें महसूस करना चाहती थी। पर मैं गलत थी। मुझे ये जानना चाहिए था कि मर्द कभी किसी एक के नहीं होते, और ये तुमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया कि प्यार कुछ भी नहीं होता है। होता है तो सिर्फ धोखा। अब हमारा हिसाब बराबर है आलोक। यदि मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुमने भी मुझे धोखा दिया है। ये बोल खुद को समेट बेड से टिक वह रोने लगती है। रोते रोते ही वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके हाथों में शीशे धंसने से काफी जगह जख्म कर चुका था, जिससे ब्लीडिंग काफी हो रही थी और उसकी मानसिक हालत भी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वह बेहोशी की हालत में चली जाती है। वही कोई था जो पल पल उसे देख रहा था। तभी मारिया के रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। वह मारिया के पास जा अपने पैरों की घुटनों के बल बैठ उसे देखने लगता है। मारिया के चेहरे पर इस समय घूंघट नहीं था। मारिया, जो कि लगभग देखने में आन्या के जैसी थी, या फिर यह कहा जा सकता है कि आन्या मारिया को ही पड़ी थी। बस दोनों में एक उम्र का पड़ाव था, पर फिर भी मारिया की फिटनेस ऐसी थी कि वह देखने में कभी भी आन्या की मां नहीं लगेगी, बल्कि एक बड़ी बहन ही लगेगी। मारिया के चेहरे पर आंसू के निशान साफ दिख रहे थे। वह शख्स जो कोई और नहीं खुद आलोक थे, वह उसे एकटक बिना पल के झपकाए सिर्फ देखे जा रहे थे। वह लगभग 10 मिनट से 15 मिनट बीत जाता है, पर सिर्फ उसके चेहरे को ही देखे जा रहे थे। मारिया बेहोश हो चुकी थी। तभी आलोक की नजर मारिया के हाथों पर जाती है। आलोक मारिया को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। मारिया ने इस समय राजस्थानी स्टाइल घाघरा और चोली पहनी हुई थी और उसे दुपट्टे को अपने ब्लाउज में पिन अप किया हुआ था। आलोक बिना किसी भाव के उठकर एक साइड का ड्रॉ खोलते हैं और उसमें से मेडिकल किट बाहर लाते हैं और मारिया के बगल में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में थाम एक एक कर शीशे को बाहर निकालने लगते हैं। जितने शीशे को वो बाहर निकालते मारिया के हल्की सी चीख निकलती, और वो चीख सुन आलोक के चेहरे पर भी दर्द दिख रहा था। वह लगभग सारे शीशे को निकाल वह उसके ब्लड को कॉटन से और एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं। उसके बाद वह उस पर एक मरहम लगा उस पर पट्टी बांधने लगते हैं। पट्टी बांध वह अपने हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाते हैं तो उनके हाथ कपकपा से जाते हैं। वह धीरे धीरे उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हैं तो उनके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वह उस पल को याद करते हैं जब मारिया की खबर मिलिट्री हेडक्वार्टर में लग चुका था और सभी उसकी तरफ बंदूक ताने खड़े थे। फ्लैशबैक, उन लोगों के बीच उनका चीफ आलोक जी भी खड़े थे। आलोक के दिल में दर्द और चेहरे पर बिना भाव वह उसके सामने बंदूक ताने खड़े थे। मारिया नम आंखों से चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए आलोक को देख रही थी। तभी कमांडर का उन सभी को आदेश आता है, शूट हिम। ये सुनते ही आलोक के हाथ कपकपा सा जाता है, जिसे देख सभी फौजी हैरान हो जाते हैं, पर आलोक अपनी मजबूती से पकड़ मारिया के सीने पर गोली तान देता है। वह इस समय एक जंगल के रास्ते पर थे। मारिया को पकड़ते हुए वह सभी वहां पर आ चुके थे। तभी अचानक वहां पर एक धुआं सा उठता है। एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है, सर, हमें गुमराह किया जा रहा है। हमें जल्द से जल्द इस लड़की को मारना चाहिए, नहीं तो यह न जाने कितनी इंफॉर्मेशन जाकर उन टेररिज्म को दे देगी। तभी आलोक को एक लड़की की परछाई दिखती है जो मारिया का हाथ पकड़ उसे खींच कर ले जा रहा था। पर तभी मारिया रुक जाती है और वह उसे धुंध से आलोक के पास आती है। सभी ऑफिसर देखने की कोशिश कर रहे थे। मारिया अपने नम आंखों से उसके करीब जा उसके होठों पर अपने होंठ को घूर सिर्फ इतना ही बोलती है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, बट आई लव यू। आई लव यू सो मच। यह बोल वह आलोक के हाथ से बंदूक छीन लेती है और अचानक एक गोली दूसरी तरफ फायर करती है, जिससे सभी का ध्यान भटकता है और वो वहां से भाग जाती है।
आलोक अपने होश में आते हैं और दूसरे ऑफिसर से बंदूक छीने एक गोली का निशान सटीक मारिया की तरफ लगाते हैं, जिससे गोली मारिया के पीठ से होते हुए उसके सीने से आर पार हो जाती है। मारिया की चीख निकल जाती है। उस चीख को सुन आलोक के हाथ कांप से जाते हैं और वह अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं। धुंध खत्म होते ही सभी जाकर देखते हैं तो उनसे कुछ ही दूर पर खाई थी। वह सभी उस खाई की तरफ लगातार गोली चल देते हैं। न जाने कितनी अनगिनत गोलियां वह नीचे के तरफ चलाते जाते हैं, जैसे वह उसे इंसान का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। कुछ समय बाद सब ऑफिसर जाकर आलोक के पास जाते हैं तो देखते हैं आलोक जमीन पर बेहोश पड़े हैं। वह उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। लगभग 2 दिन लगते हैं उन्हें नॉर्मल होने में। 2 दिन बाद आलोक कई ऑफिसरों के सामने खड़े थे। एक ऑफिसर उनके ऊपर चिल्लाते हुए, आलोक कपूर, आई डोंट बिलीव इट कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा एक काबिल ऑफिसर इतना निकम्मा हो सकता है। हम तुमसे तुम्हारी वर्दी छीन रहे हैं तुम्हारे इस लापरवाही के लिए, और तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। अगर इंक्वायरी में ये पता चला कि तुम उससे लड़की के साथ मिले हुए थे तो फिर उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जाना। कुछ दिन बाद इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि मारिया ने आलोक से शादी की थी, पर आलोक को यह नहीं पता था कि मारिया कौन है। इसमें आलोक का कोई हाथ नहीं था, पर फिर भी लापरवाही हुई थी। आलोक चाहता तो उसे वहीं पर खत्म कर सकता था या फिर पकड़ सकता था। इस लापरवाही के लिए उसे उसकी नौकरी छीन ली गई। आलोक अपने अतीत से वर्तमान में आते हैं। फ्लैशबैक एंड। आलोक मारिया को देखते हुए, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ ही लिया, मेरा वजूद छीन लिया, जिस वजूद के लिए मेरी न जाने कितनी मेहनत की थी। तुम्हारी वजह से तुमने मेरी बेटी का सच छुपाया और मेरी बेटी के ऊपर तुम्हारी काले अतीत की परछाई हमेशा एक तलवार की तरह लटकती रहती है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा मिस मारिया, कभी भी नहीं। तुम मेरी जिंदगी में लौटना चाहती हो ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी लौटने नहीं दूंगा। तुम्हें इतना तड़पा दूंगा कि तुम खुद यहां से चली जाओगी। आलोक कह तो रहे थे उससे जाने के लिए, पर जाने का शब्द कहते ही उनके आंखों से आंसू फिर से गिर जाते हैं। आलोक मारिया की तरफ देखते हुए, तुम्हें क्या लगा तुम इस घूंघट की आड़ में आओगी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम्हें तुम्हारे रूह से भी ज्यादा मैं जानता हूं। तुम्हारे हर एक छुवन को मैं जानता हूं। तुम कहती हो कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, पर मेरा प्यार ही था जो तुम्हें गोलियों के भून जाने के बावजूद भी ये दिल कहता था कि तुम जिंदा हो। पर तुमने जो इस घूंघट के आड़ में मेरे से एक खेल खेला है, अब मैं तुम्हें बताता हूं खेल कैसे खेलते हैं। ये बोल वह झुककर मारिया के होठों पर अपने होंठ रख एक लाइट किस कर वहां से उठकर बाहर चले जाते हैं। ये कैसा ये प्यार था जिसमें एक दर्द भी था, दूरी भी थी, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, पर फिर भी उसकी करीबी सबसे ज्यादा थी। आलोक को मारिया के कमरे से बाहर निकलता बालकनी में खड़ा आदित्य देख लेता है, फिर वो पीछे मुड़कर चला जाता है। मारिया इन सब से अनजान की जिस सच को छुपाने के लिए वह घूंघट की आड़ की है, वह सच तो आलोक को पहले ही पता चल चुका था। शायद दोनों का प्यार ही ऐसा था कि आलोक उसकी एक छुवन से ही समझ चुका था कि वह कौन है, और शायद यही उनके प्यार का गवाह था, जिसे वह झूठ लाने की और नफरत में डालने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आदित्य आलोक को अंदर जाते देख जाकर कीर्ति का रूम खटखटाता है, तो कीर्ति अलसाए आवाज में दरवाजा खोलती है। सामने वह आदित्य को देखती है तो एक गहरी आवाज में बोलती है, जीजू क्या आप कुछ घंटे भी चैन से नहीं रह सकते हैं? एक आदित्य कीर्ति को घूरते हुए रूम के अंदर इंटर कर जाता है। वह देखता है आन्या पीलो को पकड़कर उसे हक कर सोई हुई थी। आदित्य ये देख वह आन्या को अपनी गोद में उठता है और वहां से लेकर बाहर निकल जाता है। कीर्ति एक गहरी सांस लेकर ये जानबूझकर पापा से लड़ाई चुनते हैं। वो अंदर जाने ही लगती है, तभी दरवाजा बंद नहीं कर पाती। वो देखती है तो वहां पर वीर खड़ा था, तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो कुछ कह पाती कि वीर अंदर आ दरवाजा बंद कर देता है। वही आदित्य बाहर निकल जाता है और आन्या को गाड़ी में बैठा वहां से निकल जाता है। वह राजवंश हाउस से पहुंचता है तो रघु बाहर ही खड़ा था, जिसे आदित्य ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। आदित्य आन्या को वैसी गोद में लिए अपने रूम में चला जाता है और उससे बिस्तर पर लेटा बोलता है, कितनी ज्यादा कुंभकर्ण की वंशज हो, अगर तुम ऐसे ही रही तो मेरे बच्चे भी ऐसे। वह इतना ही बोल पाता है कि अपने शब्दों को सोच ही चुप हो जाता है। खुद की आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और बालकनी में चला जाता है। अगली सुबह जब आन्या की नींद खुलती है तो समय देखती है, घड़ी में 7:30 बज रहे थे। ये देख बोलती है, ये घड़ी राजवंश हाउस की तरह क्यों लग रहा है? तभी अचानक कुछ याद आता है कि यह तो उसी का रूम है। वह खुद सोचती है वह यहाँ कैसे आई। तभी उसे याद आता है, जरूर आदित्य ही यहाँ पर लेकर आए होंगे। ये सोच ही में कि चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। एक तभी उसे बाथरूम का डोर खुलता दिखता है तो उसकी नजर सामने देखती है तो उसकी नजरें थम सी जाती है। आदित्य कमर पर टावल लपेटे, एक टावल को कंधे पर लपेट उससे अपने बालों को सुखाते हुए बाहर आता है और फिर आईने के सामने खड़ा हो जाता है। ये देख तो आन्या की सांसें अटक जाती है।
ऐसा बहुत कम होता था कि वह आदित्य को इस रूप में देखे, क्योंकि वह जब नहाकर नीचे चली जाती थी तभी आदित्य जिम से रूम में आता था। पर आज आदित्य को ऐसे देख तो उसके सांस ही अटक जाती है। बालों को पोंछते हुए आदित्य की नजर आन्या पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आन्या उसे एकदम भुक्कड़ों के जैसे निहार रही थी, जैसे वह उसे अभी खा जाएगी। तभी आदित्य आईने में ही उसे देखकर बोलता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी इतनी पसंद आ गई? ये सुनते आन्या हाँ में सिर हिला देती है। उसे तो ये तक होश नहीं रहता कि वह का क्या रही है। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वह आन्या को देख बोलता है, क्या तुम इसे छूना चाहती हो? आन्या फिर से हाँ में से हिला देती है। तभी आदित्य उसके पास चलते हुए आता है और उसके हाथ उठा अपने सीने पर रख देता है। यह महसूस करते ही आन्या अपने होश में आती है और वह अपना हाथ झटके से हाथ खींच लेती है और गुस्से में होने का नाटक करते हुए, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मेरा हाथ। तभी आदित्य हंसते हुए, अच्छा जी निहार आप रही है और बोल रही है मैं क्या कर रहा हूँ? आन्या बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरह जाने लगती है। तभी आदित्य बोलता है, वैसे मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं तो क्यों ना हम साथ में शॉवर ले ले, वैसे गर्मी बहुत है। ये सुनते ही आन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। आन्या बोलती है, सोचना भी नहीं। ये बोल वो बाथरूम में भाग जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। आदित्य को टीज करने पर आन्या बाथरूम में भाग जाती है। ये देख आदित्य हंसने लगता है। कितने दिन बाद उसके चेहरे पर एक सुकून सी स्माइल आई थी। आन्या की यह छोटी छोटी हरकतें ही तो उसे एक खुशी का माहौल देती थी। वो अपना गुस्सा तो जता पाती थी, पर प्यार जताना बहुत काम आता था, और यदि आता भी था तो वह भी जबरदस्ती, और शायद इस वजह से कहीं ना कहीं वो आन्या को हट कर देता था। और इसी चक्कर में उन दोनों के बीच दूरियां आ जाती थी। पर उसे भी फील इन कुछ दोनों में हुआ था कि आन्या अब अतीत से आगे बढ़ना चाहती है। ये सब सोच वो क्लोजेट रूम में चला जाता है। वही बाथरूम में आन्या के दिल की धड़कनें बढ़ी थी। वह सोचती है, इनका मूड कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो गया है। ये कब से ऐसे हो गए? ये सोच ही उसके चेहरे की लाली ही बता रही थी कि वह कितनी शर्म से डूबी हुई है। अपने दिमाग में आए हुए ख्यालों को झटकते हुए वह शॉवर लेने चली जाती है। वही कपूर हाउस। सुबह के समय आलोक जी भड़के हुए थे। सुधा जी उन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलोक जी गुस्से में बोलते हैं, आपको लगता है कि मैं भड़क रहा हूं? आपको पता है उस इंसान की इन्हीं हरकतों से मैं उसे पसंद नहीं करता। कितनी ज्यादा बेशर्मी है उसके अंदर। रात को ही मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। तभी वहां पर बैठा अधीरा बोलता है, मेरे हिसाब से एक पति पत्नी को साथ रहना चाहिए। आप इतना क्यों फड़फड़ा रहे हैं? अधीरा का इतना बोलना ही काफी था कि आलोक जी फिर से गरजते हुए बोलते हैं, ओहो तो तुम उसके साथ ही तो बात भी तो वैसा ही करोगे। ये बोल वह बात को जैसे ही आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वैसे ही उनकी नजर सामने सीढ़ियों से उतरती हुई कीर्ति और आशिमा पर पड़ती है। आशिमा को देख आलोक जी चुप हो जाते हैं। आशिमा को देख प्रकाश जी के चेहरे पर हल्की नमी आ जाती है। आशिमा ने इस समय रेड कलर की साड़ी को पहना हुआ था, जिस पर बालों का जुड़ा बनाया हुआ और उस पर भरी हुई मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में भरी हुई चूड़ियां और पूरे साज सज्जा सिंगार में वह नीचे आ रही थी। अधीरा की नजर जैसे ही आशिमा पर पड़ता है वो एक पल के लिए उसको देखता रहता है। आशिमा की नजर भी अधीरा पर पड़ती है तो वह अपनी नजरें फेर लेता है। ये देख कहीं ना कहीं आशिमा को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो दूसरी तरफ चेहरा कर सुधा के पास जाती है। माया अपने रूम से बाहर आती है। माया के हाथों में पट्टी लगा देख सुधा जी घबराते हुए बोलती है, ये आपको चोट कैसे लगा? माया, तुम्हारी वजह से। सुधा हैरान होकर, क्या कहा आपने? माया अपनी बात को संभालते हुए बोलती है, आपने अपने घर में टूटे हुए कांच रखे हैं, यानी कि मेरा वो टूटा हुआ था। मैंने जैसे ही उसको टच किया वो टूट गया और मेरे हाथों में चुभ गया। आलोक का चेहरा दूसरी तरफ था, वो अच्छे से सुन पा रहे थे कि माया क्या कह रही है। तभी सुधा बोलती है, यह आपके हाथों पर पट्टी किसने की? ये सुनते ही आलोक जी अपनी नजरें इधर उधर करने लगते हैं। तो वीर बोलता है, वह मां मैंने किया। ये सुनते ही सुधा उसकी तरफ देखने लगती है। तो वीर बोलता है, मैं रात को पानी लेने के लिए किचन में आया था, उस समय मुझे कुछ टूटने की आवाज आई। जब मैं दरवाजा खटखटाकर अंदर गया तो देखा माया आंटी के हाथों में चोट लगी है। माया आंटी कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने उनके हाथों की पट्टी कर दी। सुधा घबराते हुए, बेटा आपको हमको जगाना चाहिए था। तभी वीर बोलता है, नॉर्मल सी पट्टी थी, मैंने कर दिया, मैंने सभी को जगाना जरूरी नहीं समझा, आप सभी सो रहे थे। वही माया जब ये सुनती है तो उसे एक सुकून महसूस होता है। उसे न जाने क्यों सुबह अजीब अजीब सा फील हो रहा था। उसे एक हल्का सा डर लग रहा था कि कहीं आलोक तो उसके कमरे में नहीं आए थे। ऐसा नहीं था कि मारिया किसी से डरती थी, उसका डर सिर्फ एक था कि आलोक उससे नफरत करते हैं और कहीं उसके बारे में जान वो न जाने कैसा रिएक्ट करेंगे। वीर की इतनी सफाई से बोली गई झूठ को सुन आलोक खुद पर हंसते हुए बोलते हैं, यानी कि सबकी मिली भगत है, सबको पता था सिर्फ मुझे छोड़कर। वीर को आलोक की नज़र खुद पर महसूस होती है, पर वो उन्हें साफ इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद पूरी विधि विधान से आशिमा की विदाई होती है।
आशिमा अपने हाथों में चावल लिए उसे पीछे फेंकती है। धीरे धीरे वह घर से बाहर कदम रखती है। एक नजर वह अपने घर को देखती है, जिस घर पर वह अपनी इतनी लंबी जिंदगी जिई थी। आज उसकी उम्र 27 साल की हो चुकी थी। आज उसे खुद को इस घर से दूर करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। एक लड़की को सबसे ज्यादा दूरी अपनी माँ से दूर होने पर होती है, पर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। उसे यदि तकलीफ थी तो अपने पापा से दूर होने की। वो एक नजर प्रकाश जी को देखती है, उसके आंखों से आंसू आ जाता है। तभी प्रकाश जी उसके पास जाते हैं और उसके सर पर हाथ रख बोलते हैं, हमेशा खुश रहो और जो भी हुआ सब भूल जाओ। एक अच्छी जिंदगी को शुरू करो। ये सब सुनते ही आशिमा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो प्रकाश जी के गले लग फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर वह अपने पापा का यही साया तो चाहती थी जो उसे मिल चुका था। उसका रोना सुन वहां पर खड़ी सभी के आंखों में आंसू आ जाता है। आशिमा रोते हुए प्रकाश जी से बोलती है, सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी। प्रकाश जी उसके माथे को चूमते हुए, इट्स ओके बेटा। एक बाप अपनी बेटी से कब तक नाराज हो सकता है और उसे कब तक कोई तकलीफ में देख सकता है। शायद तुम्हारे नसीब में वह इंसान लिख चुका था जिसे मैं नहीं चाहता था कि वह तुम्हारी जिंदगी में आए। पर वही हुआ जो नसीब में लिखा था। बस मैं इतना दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। आशिमा अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर उनके गले लग जाती है। अधीरा जो कब से ये सब बर्दाश्त कर रहा था, वो आशिमा को खींचकर प्रकाश जी से दूर कर देता है और बिना किसी भाव के बोलता है, अब जितना रोना था उतना हो गया, इससे ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सुधा जी उसके कान पकड़ मरोड़ देती है और बोलते हैं, नालायक, अब तुम अपनी बीवी को क्या उसके पापा से भी मिलने नहीं दोगे। अधीरा अपनी कान छुड़ाते हुए, अगर आपको कान पकड़ना है तो अपने देवर के पकड़ो जो हमेशा मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काते हैं और आज भी भड़का ही रहे हैं। उन सभी के आपस में बातें बढ़ती। आलोक जी बोलते हैं, केडी, पुरानी बातें जो हमारे बीच गिला शिकवा था उसे एक तरफ रखना, मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ, आशिमा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। केडी बोलता है, हमारी दुश्मनी हमारे जगह है, हमारी तकरार हमारी जगह है, पर आशिमा मेरी बहू है और मेरी बेटी भी। उसके ऊपर आने से पहले कोई भी खतरे को मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा। मैं जो अपनी बीवी को नहीं बचा सका, शायद मैं उसे समय बंदूक उठाने के काबिल नहीं था। ये सुनते ही अधीरा के हाथों की मुठिया कस जाती है। वही केडी प्रकाश जी को देखते हुए सब कुछ बोल रहा था जैसे वो जवाब उसे दे रहा हो। केडी आगे बोलता है, उस समय अगर मैं गुंडा मवाली होता तो अपने बीवी को बचा सकता था, पर क्या करूं, मैं अपने पिता के धंधे में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं उनसे अलग होकर अपना बिजनेस किया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता की बात ना मानना मेरे ही परिवार के खतरे की घंटी बन जाएगी और शायद मैं यदि उनका बिजनेस पकड़ लेता तो आज मेरी बीवी और बहन जिंदा होती। ये सुनते ही सुधा की आंखें नम हो जाती है। माया जो अपने घूंघट में पड़ी थी उसकी आंखें भी नम हो जाती है। केडी डीडी का बड़ा बेटा था। मारिया और सुधा का बड़ा भाई, उसे कभी भी माफिया में या मारकाट में नहीं जाना था, इसलिए जब उसके पिता उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, पर केडी ने साफ मना कर दिया। दीदी ने उस पर दबाव बनाना चाहा, जिस वजह से केडी घर छोड़कर चला गया। उसने अपना बिजनेस किया तब उसकी मुलाकात प्रीता से हुई थी और कुछ मुलाकातों में ही वह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और केडी ने उससे शादी कर ली थी। केडी, प्रकाश और प्रीता तीनों ही एक बिजनेस के दौर पर एक दूसरे के फ्रेंड बने थे। प्रीता का क्या हुआ, प्रकाश और केडी का क्या कनेक्शन है, ये सभी हम स्टोरी में ही जानेंगे। आशिमा सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, उसके बाद वो वहां से निकलने लगती है। प्रकाश केडी की तरफ देखते हुए, क्या तुम्हारे बेटे के अंदर यही संस्कार है कि वो किसी से आशीर्वाद लेने के लिए झुक भी नहीं सकता। अधीरा जो जेब में हाथ डाले अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, ये सब देख बोलता है, शायद मुझे लगता है आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं तो कभी अपने बाप के सामने नहीं झुकता, तो आप क्या चीज है। ये सुनते ही आशिमा की मुठिया कस जाती है और वो उसे घूर कर देखने लगती है, तो अधीरा बोलती है, अपनी यह बटर जैसी आंखें मुझ पर मत दिखाओ और अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो चलो अब, और मुझे यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये कह जाकर वो गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। प्रकाश जी तम आते उससे पहले ही सुधा जी उनको शांत करवाती है। कुछ देर में उन सभी की विदाई हो जाती है। सुधा से वीर बोलता है, माँ अब हमें चलना चाहिए। कीर्ति भी सभी का पैर छूती है। वो जैसे आलोक जी के पास जाती है, उसे लगता है कि आलोक जी उससे मुंह मोड़ लेंगे, पर ऐसा नहीं था। वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ये देख और महसूस कर कृति के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आलोक जी को कसकर गले लगा लेती है। आलोक एक गहरी सांस लेकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, खुश रहो बेटा और अपनी गृहस्थी जीवन में आगे बढ़ो और अपने पति को गुलामी की जंजीर से दूर करो। ये सुनते ही वीर उन्हें घूरने लगता है। तभी कीर्ति बोलती है, पापा आई एम सॉरी, मैंने आपसे सारे बातें छुपाए। आलोक जी उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोलते हैं, माना मैं इस शादी के खिलाफ था, माना कि मैं पूरब को और उसके परिवार पर आंख बंद कर भरोसा करता था, पर मैं उससे भी ज्यादा भरोसा अपने संस्कार और अपने परवरिश पर करता था। आप एक बार आकर मुझे बताई होती बेटा कि आपके साथ उस घटिया इंसान ने क्या करना चाहा, तो आपको क्या लगता है मैं आपकी शादी उस इंसान से करवाता।
ये सुन कीर्ति हैरान हो जाती है। तभी आलोक कुछ महीने पहले कीर्ति की शादी वाले दिन चले जाते हैं जब सौरभ कीर्ति के शादी के लिए अपना बायोलॉजिकल होने का दावा किया था। फ्लैशबैक जब सौरभ की यह कहने पर कि वो आलोक से कुछ देर बात करना चाहता है, आलोक उसके साथ एक कमरे में जाता है। सौरभ आलोक को देखते हुए, जिस पर तुम इतना हक और बेटी का दावा कर रहे हो, क्या तुमने सच में उसका ध्यान रखा है? ये सुनते ही आलोक गुस्से में, जवान संभाल कर बात करो सौरभ, मुझे अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखना है यह मुझे अच्छे से पता है। तभी सौरभ बोलता है, अगर अच्छे से ध्यान रखा होता तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है ये पता होता। आलोक जी तुनक कर कहते हैं, अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मेरी बेटी की जिंदगी कैसे संवारनी है, जो खुद अपने अजन्मे बच्चे को छोड़ उस भगोड़ी लड़की के साथ सभी को धोखा देकर निकल गया। ये सुनते ही सौरभ गुस्से में लाल होते हुए, आलोक मैं तुमसे पिछली बातों के बारे में बहस करने नहीं आया हूं, और रही बात तुम जिस बात को कह रहे हो तो मैं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो मेरी दोस्त थी जिसकी जान जा सकती थी और मेरा काम उसे बचाना था। शायद तुम सभी ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आखिर गोलियों से छन्नी तो कर दिया था। ये सुनते ही आलोक के पैर डगमगा जाते हैं, जिसे सौरभ अच्छे से महसूस कर सकता था। दरअसल बात यह है, जब मारिया के ऊपर आलोक और सभी ऑफिसर ने बंदूक तानी थी तो जो धुएं का धुंध डाला गया था वो सौरभ ने ही किया था, और उसी ने मारिया को खींचकर अपने साथ भगाया था और दोनों ही एक साथ खाई में कूदे थे। सौरभ उसे इग्नोर करते हुए आलोक को जब वीडियो दिखाता है तो वीडियो देख आलोक के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। यह वो वीडियो था जिसमें पूरब ने कृति को ड्रग्स दिया था। कीर्ति के चले जाने के बाद उसके प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और उसे पकड़ने को बोला था। ये सब सौरभ उसको दिखाकर बोलता है, जिस लड़के को तुम इतना समझदार समझकर अपनी बेटी की जिंदगी में शामिल करना चाहते हो उसका असली रूप क्या है मैं ये तुम्हें दिखा चुका हूं। और रही बात वीर की, तो उस दिन ड्रग्स के बाद वीर ने हर मुमकिन कोशिश की थी कृति को अस्पताल ले जाने की, पर पॉसिबल नहीं था। यह एक सेक्सुअल ड्रग्स था जिसको तुम अच्छे से समझ सकते हो कि इसके बाद क्या होता है। ना चाहते हुए वीर इन सब में इन्वॉल्व हुआ था। उसके बाद भी वह दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वीर ने कीर्ति का हाथ थामा। अगर उसे फायदा उठाना होता तो वह कब का उसके साथ गलत करके जा चुका होता है। फ्लैशबैक इंड कुछ देर में वीर और कीर्ति वहां से जाने लगते हैं। कीर्ति के चेहरे पर एक सुकून था कि उसके पापा उसको माफ कर चुके हैं, पर अभी भी अंदर एक सवाल था सौरभ, जिसका सवाल उसको अपनी मां से पूछना था। पर वह इस नाजुक हालत में अभी कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। वो एक मैच्योर लड़की थी, अपनी मां के अतीत को इस तरह से खुरदना नहीं चाहती थी, वो समय देना चाहती थी। वही माया भी कीर्ति के पीछे जाने लगती है। तभी अचानक उसका लहंगा उसके पैर में फंसता है। वो कीर्ति की उससे पहले ही आलोक उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। मारिया गिरने से तो बच जाती है, पर आलोक उसके उस हाथ को पकड़े थे जिससे उसके हाथ में चोट लगा था, और आलोक अपने हाथ के पकड़ उसके हाथ पर बेदर्दी से दबा रहा था, जिससे मारिया के चेहरे पर एक दर्द की लकीर उठ जाती है। पर तभी मारिया अपने हाथ आलोक से छुड़ाकर गाड़ी में बैठ जाती है। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक मीडियम साइज के घर पर रुकती है। घर ना ज्यादा बड़ा ना छोटा था, पर काफी खूबसूरत था। अधीरा गाड़ी से उतरता है। जानवी जो उन सब के साथ ही थी, पर इतने इमोशनल माहौल में वह कुछ बोल नहीं पाई थी, वह आशिमा को उतारने में मदद करती है। तभी आशिमा की नजर सामने घर पर जाती है। केडी उसके पास आते हुए बोलता है, बेटा यह मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। ये कह उसे घर के सामने उसे लोगों को दिखाता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में AA लिखा था। ये देख आशिमा मुस्कुरा देती है। वो सभी घर के अंदर जाते हैं। अंदर एक उषा नाम की मेड काम करती थी जो इस घर के साफ सफाई का ध्यान रखती थी। जानवी जैसे ही बेल बजाती है, अंदर से दरवाजा जैसे ही खुलता है, सामने लोगों को देख सभी हैरान हो जाते हैं। अधीरा की गाड़ी जैसे ही उसके घर पर रुकती है, वैसे ही आशिमा उस घर को देख उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। घर ना ज्यादा बड़ा ना छोटा था और घर काफी खूबसूरत था। उस घर को केडी ने असीमा को गिफ्ट के तौर पर उसे प्रेजेंट करता है। तभी सभी अंदर जाते हैं। जानवी घर का बेल बजाती है तो अंदर जो उषा घर के साफ सफाई और जो किचन के लिए रखी गई थी। दरवाजा खुलता है, पर दरवाजे पर उसे न पाकर बाकी किसी और को देख सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सामने आन्या खड़ी थी थाल लेकर। आशिमा एक नजर उन सबको देखती है और फिर अपने बगल में खड़ी को जानवी वो अपने कंधे उचका देती है। तभी पीछे से वीर और कीर्ति की भी गाड़ी आकर रुकती है। कीर्ति जब बाहर निकाल आन्या को वहां देखती है तो वो वीर को देखने लगती है। तो वीर बताता है, इसी सरप्राइज के लिए आदित्य ने आन्या को कल रात को ही लेकर आया था। ये सुनते ही कीर्ति बोलती है, तो ये बात वह पापा को बताकर भी ला सकते थे, उन्हें जबरदस्ती पापा को गुस्सा दिलाना जरूरी है। वीर कहता है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, यह उन दोनों का आपसी मामला है। केडी जब आन्या और पीछे राजवंश फैमिली को देखते हैं तो उसके चेहरे पर अपने बेटे को देख एक गर्व होता है। उसे अंदर ही अंदर फील होता है कि जो उसने नहीं कमाया उसके बेटे ने कमाया, इतना बड़ा परिवार। तभी दादी की आवाज आती है, बेटा आप दोनों साथ में अंदर आए। ये सुन ही अधीरा आशिमा के साथ डोर पर चला जाता है।
विभा जी आन्या से थाल लेकर उन दोनों का तिलक कर उन दोनों का आरती उतारती है। उसके बाद एक कलश से भरा चावल डोर पर रखती है जिसे आन्या अपनी दाएं पैर से गिराकर अंदर प्रवेश करती है। तभी शिवी एक बड़ा थाल जिसमें की अलता भरा था उसे रख देती है। रस्मों के हिसाब से आशिमा उस थाल में पैर रखकर अंदर प्रवेश करती है। न जाने क्यों आन्या जब ये सब देखती है तो उसके दिल में एक टिस उठती है कि उसके शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वह अपने दर्द को छुपा लेती है। आज सुबह ही जब वो बाथरूम से निकलती है तो अचानक उसे याद आता है कि उसकी बहन की आज विदाई थी और आदित्य ने उसे रात को ही उठा कर ले आया। ये सोचते ही आन्या के अंदर गुस्सा भर जाता है और उसे लगता है आदित्य जानबूझकर ये कर रहा है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर जब वह नीचे आती है तो दादी जब उसे बताती है कि आज उसे आशिमा को एक सरप्राइज देना है और उसे सारी बातें बताती है तो आशिमा के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है और उसे आदित्य पर कोसना याद आता है और इस बात के लिए उसे तकलीफ भी होती है कि हर बार वह आदित्य को बिना किसी वजह के गलत समझ लेती है। जब सभी अंदर जाकर हाल में बैठते हैं, कीर्ति भी अब तक अंदर आ चुकी थी। शिवी और आन्या ने पहले सभी के लिए चाय लेकर आती है। सभी बैठकर चाय पीते हैं। आशिमा घर को चारों तरफ से देख रही थी। वही अधीरा अब तक अपने रूम में जा चुका था और वो जैसे ही बाहर आता है और बाहर जाने लगता है तो आन्या बोलती है, भाई आप अभी नहीं जा सकते। ये सुनते ही उसे अधीरा घूरता है तो एक पल के लिए आन्या पीछे हो जाती है। अधीर की ऐसी शख्सियत ही बन चुकी थी कि वह यदि नॉर्मल भी देखे तो सभी को घूरना ही नजर आए। पर अगले ही पल आन्या बोली, सिर्फ एक रस्म और है। अधीरा कुछ नहीं बोलता और वहां पर बैठ जाता है। ये देख सभी खुश हो जाते हैं। तभी शिवी और कीर्ति मिलकर एक बड़ा सा बर्तन लेकर आती है जो दूध और गुलाब के कुछ पंखुड़ियां भरी हुई थी, उसको लाकर सब सामने रख देती है। तभी आन्या बोलती है, आप लोगों को पता है शादी में सबसे ज्यादा मुझे ये रस्म पसंद है। आन्या अधीरा और आसमा के हाथों की अंगूठियां को निकलवा लेती है और उसकी उसमें एक साथ बांधकर डाल देती है और उसे पकड़ने को बोलती है। अधीरा को ये हरकत बचकानी तो लगती है, पर वह आन्या का दिल नहीं दुखाना चाहता था और वह ये रस्म करता है। आन्या बोलती है, दी आप जीत के दिखाना, आपको पता है ये रस्म में अगर आप जीत गई तो आप हमेशा अपने पति पर राज करोगे। ये सुनते ही एक नजर आशिमा अधीरा को देखती है और फिर तुरंत अपने हाथ को उसे दूध में चलाने लगती है। ये देख अधीरा की आंखें छोटी हो जाती है और वो दूध के अंदर से ही वो एक ही नजर मेनू से अंगूठी को लेकर ऊपर कर देता है। ये देख आशिमा का मुंह बन जाता है। तभी फिर से दूसरी बार अंगूठी डाली जाती है। इस बार आशिमा अंगूठी पकड़ लेती है, पर अगले ही पर उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अधीरा दूध के अंदर से ही उसके हाथों को पकड़ उसके हाथों को सहलाने लगता है। यह महसूस करते ही आशिमा के शरीर में एक गुदगुदी सी होने लगती है। वो अपने हाथ खींच लेती है और फिर से अधीरा जीत जाता है। तभी आन्या बोलती है, दी लास्ट है, आपको इस बार हर हाल में जितना है क्योंकि सबसे लास्ट ही सबसे मायने रखता है। ये सुनते ही आशिमा फिर से हाथ डालती है। इस बार अधीरा अंगूठी नहीं पकड़ता। आशिमा जैसे ही अंगूठी पकड़ती है वो खुशी से हाथ ऊपर कर देती है। अधीरा उसकी स्माइल को भी देखते रहता है, पर फिर थोड़े रूड टोन में, यदि आप सभी का हो गया हो तो मैं जाऊं। आन्या हाँ में सिर हिला देती है तो अधीरा उसके सर को थपथपा वीर के साथ वहां से निकल जाता है। वीर जब अधीरा के साथ बाहर निकलता है तो अधीरा के कंधे पर वीर हाथ रखते हुए, वैसे भी एक बात बता तू तो आदित्य के अलावा किसी की बात नहीं मानता, तो इतनी आसानी से आन्या की बात कैसे मानते जा रहा है? मानता हूं, तेरी बहन है, सब कोई तेरी रिश्तेदार है, तो फिर भी तो किसी की बात नहीं मानता। तभी अधीरा बोलता है, वो मेरी बहन के साथ साथ मेरी लेडी बॉस भी है और उनकी बात मानना मेरा फर्ज है। ये बोल अधीरा निकल जाता है। वीर को अधीरा से यह जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। अचानक वह अपना सिर झटक उसके पीछे चला जाता है। लगभग शाम के वक्त सभी रात का डिनर केडी के घर पर ही करते हैं। तभी केडी बोलता है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। शायद एक परिवार की कमी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तभी दादी उसके सिर पर हाथ रखते हुए, हम पास ही हैं और हम एक दूसरे के परिवार ही हैं। आप हमारे घर कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, और आशिमा तो हमारी ही बच्ची है। ये बोल वह विभा को इशारा करती है तो विभा जाकर आशिमा को वो तोहफा देती है जो उसने ज्वेलरी से बनवाया था। आशिमा जब उसे खोलती है तो वह हैरान होकर बोलती है, आंटी पर यह बहुत महंगा है। तभी विभा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, आपसे ज्यादा कीमती नहीं है। ये सुन असीमा मुस्कुरा देती है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वही राजवंश हाउस में रात के 8 बज गए के थे। तभी डोर बेल बजती है। माया जो घर पर इस समय अकेली थी वह डोर खोलती है तो सामने खड़े इंसान को देख वह हकलाते हुए बोलती है, यहाँ पर इस समय कोई नहीं है। सामने आलोक जो अपने हाथ बांधे खड़े थे वो बोलते हैं, ई आप तो है ना। ये सुनते ही मारिया उसे घूरकर बोलती है, क्या कहने का मतलब है आपका? तभी आलोक उसकी तरफ आते हुए, मेरे कहने का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ गई होगी। माया अपने कदम पीछे लेती है। उसे आलोक पर गुस्सा आ रहा था और उसके छिछोरे पंक्ति पर वह मन में बोलती है, बुढ़ापा आने वाला है और इस तरह की हरकत कर रहा है। आलोक कुछ कदम और आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से सुधा बोलती है,
क्या हुआ, कोई है नहीं क्या? तभी आलोक बोलता है ना मिस माया है। माया को उसकी टोन कुछ अलग लगती है और वह कुछ बोलती नहीं भी। पीछे से राजवंश फैमिली आते हुए, रे सुधा बेटा आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। ये कह वह सभी अंदर आते हैं। सभी इस समय हाल में बैठे थे। तभी दादी बोलती है प्रिया का हमारे अलावा कोई नहीं है, पर प्रिया के हम ससुराल वाले हैं और उसका हम अर्जुन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। एक बेटे की शादी तो हमें पता ही नहीं चली, दूसरी बेटे की शादी तो ऐसी सिचुएशन हुई कि हम कुछ कर नहीं सके। अर्जुन की शादी में हम कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हर रस्म रिवाज को बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप प्रिया का मायके वाले तरफ से आप फर्ज निभाएं। सुधा जी मुस्कुराते हुए, यह कोई कहने की बात है माँ, प्रिया मेरी बेटी जैसी है और हम ये जरूर करेंगे। पर एक प्रॉब्लम है। सभी सुधा की तरफ देखते हैं तो सुधा बोलती है आपको तो पता ही है मैं आए दिन ज्यादातर अस्पताल में ही रहती हूँ, मुझे समस्या है कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। तभी दादी कुछ सोचते हुए बोलती है ऐसी बातें हैं तो क्यों ना मैं माया को आपके यहाँ भेज दूं, माया सब कुछ संभाल लेगी है ना बेटा। माया कुछ बोल नहीं पाती। तभी सुधा कहती है अब माया अब अगर यहाँ से रहेगी तो अब ज्यादा सब कुछ अच्छे से संभाल पाएंगे, और वैसे भी आन्या कीर्ति सभी बच्चे आपसे रूबरू है। माया सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। तभी डिसाइड होता है कि शादी सभी फार्म हाउस से करेंगे, जो कि काफी लंबी चौड़ी एरिया है, और वहां पर हम सभी लड़के और लड़की तरफ से फर्ज भी निभा लेंगे। भी इस बात से सहमत होते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। माया भी सभी को एक सिरे से गिलास में सबको दूध देती है। तभी वह पृथ्वी आलोक के पास जाती है। पृथ्वी भी अपने गिलास का दूध थाम लेते हैं। आलोक भी गिलास का दूध थाम अपने मुंह पर लगाते हैं। तभी माया चली जाती है। आलोक उसे एकटक देखते हैं। तभी पृथ्वी बोलते हैं तुझे हो क्या गया है, मैं देख रहा हूं जब से यह माया नाम की बला आई है तू कुछ ज्यादा ही खो गया है। माना कि खूबसूरत है, हॉट है, सेक्सी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तू इस उम्र में ये सब हरकतें कर। आलोक जैसे ही यह बात सुनता है वह पृथ्वी को घूर कर देखता है तो पृथ्वी बोलता है मुझे क्या घूर रहा है, हरकतें तेरी ऐसी है मेरी नहीं। आलोक कुछ सोच रहा था, वह दूध पीते हुए ही उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। रात काफी हो चली थी। आन्या अपने रूम में जाती है। सामने झूले को देखे टक चांद को देखने लगती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और आदित्य अपने ऑफिस बैग और अपने लैपटॉप को एक साइड रखता है। वह एक नजर चारों तरफ घूमता है, फिर वह वॉशरूम चला जाता है। फ्रेश होकर जैसे ही वह बालकनी में जाता है तो देखता है आन्या सिकुड़कर सामने चांद को देख रही है। आदित्य के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे उसका मूड ठीक नहीं है और उसके चेहरे पर काफी अजीब से एक्सप्रेशन थे। वह आन्या के पास जाता है और आन्या को उसकी आहट समझ आ जाती है। आदित्य आन्या को वैसे ही अपने गोद में उठा लेता है। ये देख आन्या डरकर गिरने के मारे आदित्य के गले में अपने हाथ डाल देती है। आदित्य उसे बेड पर ले जाकर बैठ देता है। आगे कुछ गलत होने से वह डर जाती है, पर अगले पल आदित्य लाइट्स ऑफ कर आन्या को लेटाकर उसके सीने पर अपना सर रख देता है और कमर को होल्ड करते हुए आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सोना है, ये बोल वह उसके सीने पर कर रख लेता है। आन्या चिहुक सी जाती है, पर अगले ही पल आदित्य उसके हाथों को अपने सिर पर रख लेता है और बोलता है उसे काफी हेडेक हो रहा है। ये सुन आन्या अपने हाथ उसके बालों में चलाने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे आदित्य कुछ परेशान सा है, पर वह कुछ पूछ नहीं पाती और कुछ देर में ही आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। अधीरा हाउस। आशिमा इस समय कमरे में बैठी हुई थी। यह अधीरा का रूम था जो काफी बड़ा और लग्जरियस था। ना जाने क्यों उसके अंदर एक डर सा लग रहा था। उसे अधीरा की कही हुई बातें याद आ रही थी, जिसमें उसने बोला था कि जिस दिन वह उसके घर आएगी वह उसे नहीं छोड़ेगा। ये सोच सोच ही उसके अंदर एक डर सा हो रहा था। उसे घबराहट होने लगती है। वह अपने घबराहट को दूर करने के लिए वही बालकनी खोल बाहर चली जाती है। बालकनी में इस समय ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह अपने जुड़े को खोल देती है जिससे उसके बाल बिखर जाते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके कमर पर कोई हाथ रख रहा है, या महसूस होते ही वह घबरा जाती है।